बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। कराची की मारूफ शाहराह एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाके के बाद आतिशबाजी हुई है। 27 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। गोदाम का मालिक हनीफ पटाखे वाला भी शदीद जख्मी हो चुका है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त धमाके की जगह पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उबैद शाह, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। उबैद, क्या सूरत हाल है इस वक्त जाए धमाका पर, और फैक्ट्री जो कि पटाखों की बताई जा रही है, आग पर काबू पा लिया गया है वहाँ? जी बिल्कुल, चीफ फायर ऑफिसर जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। 2 कमरों में बारूद मौजूद था जिसकी दरो दीवार तप चुकी थी और अंदेशा था कि यहाँ पे भी धमाका होगा। ताहम फायर फाइटर्स ने उस जगह को पर कूलिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है और अभी तक कोई धमाके की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि वो जो 2 कमरे थे उनको महफूज कर लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। ताहम कैमरामैन शायद आपको दिखाएंगे तो बिल्कुल सामने यहाँ पर जो रश लगा हुआ है, यहाँ पर दुकानदार अपना बचा कुचा सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनका ये कहना है कि उनको सामान निकालने की इजाज़त दी जाए और उसके साथ ही साथ ये उनको अपनी दुकानों के अतराफ में आग के शोले भी नज़र आ रहे हैं। ताहम चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि तमाम जो भड़कते हुए शोले हैं उनको बुझा दिया गया है और इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। और जो कुछ दुकानदारों का जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे उनका ये कहना है कि उनके अफराद अंदर फंसे हुए। ताहम रेस्क्यू टीम का ये कहना है कि उन्होंने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया था। 27 अफराद जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। अभी तक किसी भी शख्स के अंदर होने की इतलात नहीं है। रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड टीम जहां तक जा चुकी है उनका ये कहना है कि वहां पर उन्हें कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। ताहम दुकानदार जो आए हैं उनका ये कहना है कि उनके 2 अफराद अभी भी अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त अंदर एक दफ़ा दोबारा सर्चिंग के लिए अंदर गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद। कराची में एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी से धमाके में 27 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को सिविल और जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस बारे में जानते हैं शफकत अजीज से। शफकत, क्या तफसीलात हैं? देखिए, एमए जिना रोड पर जो पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ था उसके नतीजे में 26 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिन्हें कराची के सिविल और जिना अस्पताल लाया गया था। इस वक्त जिना अस्पताल के शोबा अहसास की इंचार्ज डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बताएगा कि कितने जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं, जख्मों की नोयत क्या है? 20 जख्मी अभी तक आए हैं जिना हॉस्पिटल में। उनको डिफरेंट किस्म की बर्न इंजरीज़ हैं, 1st डिग्री 2nd डिग्री बर्न्स हैं। इसके अलावा कुछ सुपरफिशियल इंजरीज़ हैं। 1-2 पेशेंट्स को ज़्यादा शदीद किस्म के ज़ख़म और एक पेशेंट क्रिटिकल है और बाकी सब मैनेज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर नौशीन थी जो तफसीलात बता रही थी। जिना अस्पताल में तकरीबन 20 के करीब जख्मी लाए गए हैं, जबकि एक शख्स की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें जो है यहाँ पर रखा जाएगा और उन्हें तमाम इमदाद दी जाएगी। जी, कराची में एमए जिना रोड पर गोदाम में धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा है। अचानक धमाका हो जाता है जिसके बाद भगदड़ मच जाती है। वाक़े के बाद गाड़ियां वापस मुड़ गईं। धमाके से 27 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल में बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर लिया आज और रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार हैं, उनके खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद समेत गवाहान के बयानात मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह किया कि शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट में लिया जाएगा। केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। यह अहम खबर है। आपको एक बार फिर से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार हैं, उनके खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद समेत गवाहान के बयानात मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि सज़ा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब मुकदमात से बरी होना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के चंद मुकदमात में जमानत मंजूर की है। जमानत किसी को मुकदमात से बारी ज़िम्मा नहीं करती है। बरी ज़िम्मा नहीं हुए हैं बानी पीटीआई, मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदारान मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं, आइन और कानून की ही बालादस्ती होगी। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस हैं। अदालत ने बानी को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर का बानी पीटीआई की जमानत पर रद्द अमल। कहते हैं पीटीआई ने सबूत देने के बजाय रियासत मदीना के बयानिए का सहारा लिया।
इन लोगों ने हिसाब देने की बजाय इस्लामी टच और मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। हुकूमत को मिलने वाले अरबों रुपए जुर्माने की मद में जमा कराए गए। साबित हो चुका कि बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी ली गई। दामन साफ था तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट क्यों बनाया? जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं है। मेगा करप्शन केस में 14 साल की सजा काट रहा है तो उसके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है कि उसने ये अरबों रुपए की करप्शन क्यों की, ये जमीन क्यों ली अल-कादिर की और मलिक रियाज को फायदा क्यों दिया, और इस मुल्क के जो पैसे हैं, कौम के पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को जाने थे, वो क्यों इस तरीके से माफ करके उसके हवाले कर दिए। वो दिन जल्द आएगा जब 9 मई के जो 2 केसेस हैं, एक तो ये 9 मई का केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी बेल की अपील थी, और एक 9 मई का GHQ का केस भी चल रहा है। इसके अलावा तोशा खाना 2 का केस भी चल रहा है जिसके अंदर अभी तक इमरान खान ने ताउन नहीं किया, तो उसमें भी जवाब दे दें। तारीख पे तारीख क्यों लेते हैं? इनकी रविश रही है हर केस में तारीख लेते हैं, हर केस में प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हर केस में उसको लंबा करते हैं। 9 मई कौम का मुकदमा, आर्मी चीफ ने माफ़ी की कोई बात नहीं की। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम किरदारों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात की, ना ही माफ़ी का जिक्र किया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र नहीं किया। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है। सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। ये ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वड़ैच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही माफी का जिक्र हुआ। जाती मुफाद और तहशीर के लिए ये एक सहाफी की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उल्टा हो गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो इनकी अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। हमारे नौजवानों के जहन में डाला गया है कि हम नाकाम कौम हैं। ये प्रोपेगेंडा बच्चों और अगली नस्ल को मायूसी में धकेलने के लिए वार था। इसी वक्त हिंदुस्तान को शाइनिंग स्टेट और वशुगुरु के अलकाबात दिए गए। गैर कानूनी क़याम पजीर अफगानों को निकालें जो कि जराइम में मुलविस हैं, तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। ईरान जैसा मुल्क भी ज्यादा रकम खर्च करके भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़ायदाना सलाहियतों की मोतरफ़ है। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक चीन खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन का CPEC के फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुदमुख्तार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। चीन को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो ओकीको से मुलाकात हुई। टोक्यो के नायब गवर्नर ने पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज ने भी मात्सुमोतो ओकीको को टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। ख़वातीन का कायदाना किरदार पाकिस्तान और जापान की कदर मुश्तरक है। वज़ीर आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जापान हुकूमत में 35 साल से खिदमात आमा में आपका किरदार काबिल फ़ख्र
اور لائق تحسین ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور جاپان میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ اس ملاقات میں پنجاب اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعاون، مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے آغاز پر بھی گفتگو۔ انفراسٹرکچر، شہری ترقی، قابل تجدید انرجی اور صاف پانی کے شعبوں میں جاپان کے تجربات اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں ستھرا پنجاب کو ٹوکیو کی کلین اتھارٹی کی طرز پر استوار کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ مریم نواز نے عوام کو سفر کی بہترین سہولت، پنجاب کو صاف اور سرسبز بنانے کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی منصوبے شروع کیے ہیں۔ جاپان ترقی اور اقدار کا شاندار امتزاج اور قابل رشک مثال ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی خبر دیں آپ کو لاہور سے۔ لاہور میں گھریلو ناچاکی پر ایک شخص 11,000 kV بجلی کے ٹاور پر چڑھ گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم کی شہری کو اتارنے کی کوششیں، اسکائی برٹ لفٹ منگوا لی گئی ہے۔ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کی بیوی بچوں کو موقع پر ہی بلا لیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کی کوششیں جاری ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن سمیت پولیس کی بھاری نفری بھی اس موقع پر موجود ہے۔ پشاور بونیٹ میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی سرکاری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بونیٹ میں کلاؤڈ برسٹ سے سب سے زیادہ 234 افراد جاں بحق ہوئے، 162 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 575 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے 110 کلومیٹر سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوا۔ سیلاب میں 825 دکانیں تباہ ہوئیں، 3638 مویشی ہلاک ہوئے۔ ندی نالیاں ٹوٹنے سے محکمہ پبلک ہیلتھ کو 19 کروڑ 48 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں کوئی دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا ہے، کوئی خواب میں بھی ایسا نہ سوچے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا سخت موقف۔ بانی پی ٹی آئی کو ضمانت ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے جن لوگ منفی بیان بازی کرتے ہیں۔ فاروق ستار کو عوام کا درد ہے، ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ اگر بارش مسلسل نہیں ہوتی تو حالات کنٹرول میں رہتے۔ بارشوں کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور تمام عملہ سڑکوں پر موجود رہا۔ بارش رکتے ہی زیادہ تر سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے صرف کراچی یا پاکستان ہی نہیں، کئی ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔